बंगाल में सियासी बवाल, और बवाल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जमहूरियत के जश्न को तब्दील कर दिया गया है जमहूरियत की इस जंग के अंदर, क्योंकि सीधे तौर पर लगातार एक दूसरे के ऊपर सियासी पार्टियां हमलावर होती जा रही है, और ना सिर्फ हमलावर हो रही है बल्कि पर्सनल अटैक भी किए जा रहे हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है तो कोई किसी को कुछ कह रहा है, और अब बात यह हो गई है कि हाथापाई तक की नौबत आ जा रही है। और उसी का जो तस्करा आज हम कर रहे हैं वो मगरबी बंगाल से निकल कर आया है। खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ चलते हैं। और इस बात मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर सीमा आपसे, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर आपने भी बहुत सारे इंतखाबात देखे होंगे, फिर चाहे वो असेंबली इंतखाबात हो या फिर पंचायत के चुनाव हो या फिर पार्लियामानी हल्के, जो कि अगर हम बात करें तो 2014 का भी इलेक्शन हो, उस वक्त इतना ज़्यादा जोर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पर्सनल अटैक किए जाने शुरू हो गए हैं। और पर्सनल के साथ, चूंकि अभी मैंने इससे पहले जिक्र किया है कि ममता बनर्जी ने जो मिठाई वाला जो बयान दिया है वो एक पर्सनल अटैक था। कहीं ना कहीं लगता है कि एक खीज है कि भाई अगर हमने ये नहीं किया तो अब हमारा गेम खत्म। देखिए, ये बात सही है कि जो राजनीति में बयानबाजी होती है उसका हम एक नया लो लेवल बनते हुए देख रहे हैं, और हर बार पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी बात, अगर 2014 से 2019 के इलेक्शन को अगर आप कंपेयर करिए तो मोदी जी को चाहे लोग जितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो अपनी एक स्ट्रांग इमेज बनाने में कहीं ना कहीं सफल रहे हैं। और जैसे कि अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, अभी भी कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता कि प्रधानमंत्री करप्ट है। ये उनकी एक बहुत ही स्ट्रांग इमेज है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट उनके लिए है। और ये इलेक्शन अगर आप देखिए तो विकास के साथ साथ जिस तरीके से बाद में राष्ट्रवाद की बात की गई, जिसको लेकर के लड़ा गया, कहीं ना कहीं जो हम एक लो लेवल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किए गए, एक्चुअल में 2019 में कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट ही नहीं हो पाया। बालाकोट की जो घटना हुई उसके बाद से एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया गया, जिसने पूरा का पूरा मुद्दा राष्ट्रवाद पे ला करके केंद्रित कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे से उठाया, और राष्ट्रवाद की उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं अपने अलग अलग इंटरव्यू में दे करके जो नया कॉन्सेप्ट उन्होंने, जो कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी भी आप कहते हैं कि उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेके जियोग्राफिकल राष्ट्रवाद, जिस भी तरीके के पर्सपेक्टिव को आप इंक्लूड करिए, सबको इंक्लूड करके उन्होंने इलेक्शन को इस तरीके से अपने फेवर में मोल्ड करने की कोशिश करी कि बहुत सारे अपोजिशन के लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन बन गई। और इसीलिए हमने देखा कि बाद में ऐसा हुआ कि बात यहां तक आ गई कि हम गठबंधन नहीं, हम महागठबंधन बनाएंगे। और सिंपल सा सवाल ये है कि अगर एक गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मर है, जैसे बहुत चीजें तरीके के आरोप लगते हैं कि नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया, मुझे लगता है कि अगर मैं सत्ता में हूं और मुझे नोटबंदी या जीएसटी लागू करना, और मुझे अगर अपना सेफ अपनी पॉलिटिकल पोजीशन चाहिए, तो हम इस तरीके के बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे। मोदी जी के लिए भी वो डू एंड डाई का डिसीजन हो सकता था, और वो एक रिस्क ले रहे थे, इसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन तब भी उस स्थिति में भी उनके खिलाफ उस तरीके का माहौल बन नहीं पाया। इसीलिए अगर आज की तारीख में अगर आप देखिए 2019 के इलेक्शन को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सकता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है। और यही रीजन है कि महागठबंधन जैसी चीजें अस्तित्व में आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल बिल्कुल सभी लोगों को एक साथ लेकर आने की कोशिश यहाँ पर इन लोगों ने की है, हालांकि वो बनता हुआ नजर नहीं आया। अमित रैना जी, क्योंकि बालाकोट का जिक्र किया गया है और आप अच्छे से जानते हैं रियासत जम्मू कश्मीर को, मैं जानना चाहूंगा कि क्या बालाकोट के बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो गया? क्योंकि जब प्रियंका गांधी वाड्रा को लॉन्च किया गया था तो उस वक्त एक ऐसा हो गया था, माहौल बन गया था कि भाई अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर चलने जा रही है। लेकिन जैसे ही बालाकोट हुआ उसके बाद से फिर राष्ट्रवाद और फिर जो फौज को लेकर जो तमाम बातें हुई हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं अप एंड डाउन बहुत हुए हैं। देखिए, कांग्रेस ने मुद्दे कभी एक नहीं रखे। मैं 2014 से कंपैरिजन करूं तो कम से कम भाजपा उस समय सबका साथ सबका विकास लेकर आई, फोकस बात थी, विकास की बात थी, सबके साथ समान व्यवहार की बात थी। 2014 फरवरी 14 को जब पुलवामा हुआ और उसके बाद सबकी नजरें प्रधानमंत्री पे थी कि क्या एक्शन भारत सरकार लेगा, और प्रधानमंत्री ने बालाकोट करके अपना जवाब दे दिया, पाकिस्तान को भी और देश को भी बताया कि हम एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने सबसे पहले प्लॉय खोया जब उन्होंने नंबर पूछने शुरू करे। बिल्कुल, क्योंकि हर भारतीय खुश था, किसी भारतीय ने नंबर नहीं पूछा, हर भारतीय खुश था कि भारत ने पहला कदम उठाया, दुश्मन को बताया कि बस हम घर में घुस के मारेंगे, चाहे 3 मरे, 30 मरे या 300 मरे, वो चिंता किसी को नहीं थी। सब खुश, मैं खुश तो नहीं कहूंगा, बट सब में यह था कि भारत अब
उस मोड से इसी में बाहर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, इसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा आपके इसी बात के अंदर। अमित शाह का कल बयान आया और बयान में वो यही बात कह रहे थे कि सब जगह खुशी का माहौल था लेकिन 2 जगह गम था, कांग्रेस दफ्तर में और लालू राबड़ी के यहाँ पर। तो जब राष्ट्र खुश था कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और देर नहीं कि हमने उनको दिखा दिया हम देंगे, इमरान खान का इमीडिएटली स्टेटमेंट आता है पीस का जी, उस समय कांग्रेस ने फिर बात करके नंबर की, आर्मी शहीदों के बारे में बात करके जी, फिर वापस बीजेपी के हाथ में नैरेटिव दे दिया राष्ट्रवाद का। और वो डेवलपमेंट की बात खैर जो कभी कांग्रेस ने करी भी नहीं, मगर जो सबका न्याय की बात कर रहे थे वो क्या न्याय था मुझे नहीं पता, वो भी वो हार गए। उसके बाद रावण के 10 सर, एक आम वोटर सोचता है कि कौन से सर को चुनूं मैं, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है। कम से कम भाजपा के साथ एक एडवांटेज तो ये है, आप जरूर कहिए प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन हो गया, हम पार्लियामेंट्री स्टाइल इलेक्शन नहीं रखा बीजेपी ने इसको, मगर कम से कम आज जब मैं कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूमा, बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप लोग आपको कहेंगे मुझे नहीं पता सांसद कैसा है, मगर मेरा मत मोदी जी के लिए है। ये एडवांटेज कांग्रेस को नहीं मिला, महागठबंधन को नहीं मिला, क्योंकि एक क्लियर डिफाइंड लीडरशिप नहीं है जी। और ये बीजेपी ये प्लॉय कांग्रेस ने यहां पे लूज किया। और दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बैठे बैठे कांग्रेस ने बीजेपी को थमा दिया। ठीक है, कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस हमेशा देश हित में खड़ी रही है। जब पुलवामा कांड हुआ था कांग्रेस इनके साथ थी, लेकिन जब इन्होंने इसका राजनीतिकरण किया, जब इन्होंने इसकी संख्या बतानी शुरू की और इस तरह से दिखाना शुरू किया कि जैसे खुद अमित शाह जी वहां गिनकर आए हैं, मोदी जी गिनकर आए, एक मिनट सुनिए ना, तो पूछना स्वाभाविक था। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि F-16 विमान की बात थी कि नहीं गिराया, तो सेना ने तुरंत उसकी लोकेशन वगैरह सब चीजें देश के सामने रख दी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा देश हित में सरकार के साथ खड़ी रही, लेकिन ये लोग केवल देश को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। यही कारण था कि इलेक्शन कमीशन ने इनके शहीदों के जो इस्तेमाल कर रहे थे नामों का, फोटोज का, फौजी वर्दी का, उस पर रोक लगा दी कि भी आप चुनाव में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये देखा जाए तो भाजपा सरकार के मुंह पर बड़ा करारा तमाचा था, लेकिन माननीय मोदी जी फिर भी नहीं माने। एक जनसभा में यहां तक कह बैठे कि जी आप पहला वोट शहीदों के नाम पर हमें दीजिए। मतलब आप खुलेआम ये कैसे, मतलब आप शहीदों की जो मौत है उसको भी कैश करना चाहते हैं। माननीय मोदी जी पुलवामा कांड में जो सैनिक शहीद हुए, देखिए मैं कह दूं जी आप प्रधानमंत्री बन गए लेकिन आपको वो सुविधाएं वो चीजें ना हो तो किस बात के प्रधानमंत्री आप? ऐसी आपने कह दिया पुलवामा के शहीद, तो शहीदों को शहीद का दर्जा तो आपने दिया ही नहीं, उनको वो सुविधाएं वो अधिकार तो मिले ही नहीं, तो किस बात के शहीद? आप कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ, हमारे फौजी भाइयों ने ये आवाज उठाई कि 1 टाइम इंक्रीमेंट मिला उन्हें, उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है, किसानों के हालात देखने वाला कोई नहीं है। किसानों की दोगुनी आय करने का बात करते थे, किसान आत्महत्या करते हैं। और मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनके पास कोई नीतियां हैं देश को लेकर। किसानों की समस्याएं जिंदगी में सुलझा नहीं सकते। मोदी जी 10 बार भी जन्म ले लें, क्योंकि इन्हें समस्याओं का नहीं मालूम। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, दावे के साथ साबित कर सकता हूं, यही आपके चैनल पर साबित कर सकता हूं। जिलानी साहब से इसका जवाब लूंगा मैं जिलानी साहब से इसका जवाब लूंगा, जिलानी साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। एक बात ऐड करूंगा, एक सेकंड लूंगा। ठीक है, कांग्रेस ने अपने पांव पे बहुत बार कुल्हाड़ी मारी। जिस दिन अपना मैनिफेस्टो निकाला, पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ था, पूरे देश में 370 और 35 को लेकर बात चल रही थी। क्या इतना बड़ा मैनिफेस्टो के खिलाफ नहीं थी? इतना बड़ा मैनिफेस्टो, बात तो सुन लीजिए, इतना बड़ा मैनिफेस्टो था, चर्चा देश में किस बात है? कांग्रेस ने कहा 370 नहीं हटाएंगे, 35 से नहीं हटाएंगे, अब सफा को कमजोर करेंगे। ठीक है, तो आपने बैठे बैठे मुद्दे दिए बीजेपी। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा अपने इंटरव्यू में कि वो अब सपा मुक्त भारत देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर कांग्रेस ने समीक्षा की बात कर दी, बिना सर्कमस्टेंसेस चेंज जो आप कह रहे हो, हम पूरा का पूरा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा लेंगे। नहीं, नेहरू जी लेके आए थे, जिलानी साहब सुन लीजिए। लेकर गए। कौशिक साहब ठीक है, कौशिक साहब एक मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। कौशिक साहब ने जो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला
बोला कि 10 बार भी आ जाए किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। वही चीज में जानना चाह रहा हूँ। मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने समस्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जिलानी साहब इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। एक चीज और ऐड करूं, हरित क्रांति कांग्रेस की देन थी, एक चीज श्वेत क्रांति कांग्रेस की देन थी। आप कह रहे हैं किसानों की समस्याएं सुलझाने वाली ही कांग्रेस रही है और किसी ने नहीं सोचा उनके बारे में। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, एक नई चीज निकल के आ रही, जो महागठबंधन को जो माना जा रहा है कि वो एकदम ट्रम्प कार्ड आया है कि वो महागठबंधन एकदम सारा सिचुएशन सारी जो है एकदम बदल देगा, सारे नंबर्स एकदम पलट जाएंगे। उसमें एक चीज मैंने, जो मेरी लोगों से बात हुई, बहुत ज्यादा जो उस पर रिसर्च किया, उसमें एक चीज आ रही कि ये आपस में जितने दल हैं सब में बड़ा अविश्वास का रिश्ता है। बिल्कुल, कोई दूसरे पे, बसपा ये विश्वास नहीं कर पा रही है कि सपा वाला उनके कैंडिडेट को वोट देगा, सपा वाला ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनका वोटर जो है वो इन्हें वोट देगा। एक बहुत अजीब सा अविश्वास का रिश्ता है। वो इसका नतीजा क्या होगा ये सिर्फ जब गिनती होगी तभी पता चलेगा। जो आपने एक समीकरण बना लिया है कि ये जाति मेरा वोटर है, ये संप्रदाय मेरा वोटर है, और ये हम उससे कहेंगे, उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये बहुत बड़ी हम गलतफहमी कर रहे हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक। बिल्कुल जिलानी साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बात फौज की हो रही थी। अब समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फौजी को ही उतार दिया है, साबिक फौजी को उतार दिया है। देखिए, आज सवाल ये उठता है कि फौज के नाम पर क्या सियासत इस कदर बढ़ चली है कि अब एक कैंडिडेट भी ऐसा उतारा गया है जो फौज में रह चुका हो। देखिए, एक तो आज मैं आपको बताऊं, आज 13 सीटों पे मतदान हुआ है और आप उसका समीकरण अगर 1 by 1 मुझसे पूछेंगे, ये जो 13 सीट है वहां पे महागठबंधन, जो बहुत बड़ा महागठबंधन की अभी चर्चा कर रहे थे और मेरे सीनियर जर्नलिस्ट उसी बात को इंगित करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे इन दोनों महागठबंधन कांग्रेस में कोई इत्तेफाक नहीं। और उसके साथ साथ एक और दल है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे, जो 50,000 से 1 लाख का वोट काटेगा, वो है इनके जो भाई हैं मुलायम सिंह यादव की पार्टी। उन्होंने भी तमाम उन जगहों पे कैंडिडेट दिया हुआ है। आप कहां पे मतलब किस ख्वाब में हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं या आप कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं? आप यकीन माने कि जो आप पूरी की पूरी 13 सीट का अभी मैं देख रहा था सारी चीजें, उसमें जो 13 सीटें अभी हुई हैं, ठीक है, हम चर्चा करने में आपकी राय अलग हो सकती है, जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन बहुत मजबूती से बीजेपी के वोटर्स निकल के आए हैं, बहुत मजबूती से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और मुझे लगता है ये 13-0 की जीत होगी। इस वाले 4th फेज की बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस आ सकती है, कहां से आएगी? आप बताइए कि एक महागठबंधन का एक बड़ी आसानी के साथ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूं, वही आ रहा हूं। मुझे देखिए, मैं वहीं आ रहा हूं, इजाजत नहीं दे रहा, मैं ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है मजबूरन, इसके बाद मैं फिर लौटूंगा। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, आप वहां से पूछ रहे हैं कि एक फौजी को उन्होंने महागठबंधन ने टिकट दे दिया और चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़े। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दिया, सारा का सारा ताकत दिया, आजादी दी, उसका वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी भारत जानता है कि वो फौज से कैसे हटाए गए थे, उन पे क्या क्या इल्जाम लगे थे और उन्हें क्यों कोर्ट मार्शल किया गया था। इसकी भी चर्चा जब वो चुनाव में आ जाएंगे कल से तो लोग करेंगे, लेकिन मैं उन पे कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो चुनाव लड़े, उनकी भी हसरत पूरी हो जाएगी। जो लोग उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उस दिन जन सैलाब नहीं देखा लगता है, जिस वक्त बनारस के गलियों में, रोड में और वहां के छत पे, वहां के तमाम कोई ऐसी जगह, कोई 1 इंच भूमि नहीं थी जो जनमानस नहीं मोदी जी का इस्तकबाल कर रहा था। मोदी जी को ऐसे लग रहा था कि उन्होंने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन उन्होंने अपना रोड शो किया था, कि आप दोबारा से चुन लिए गए। भाजपा कार्यकर्ता नहीं इकट्ठे किए गए थे। अरे आपके पास सोर्सेस की सबसे बड़ी कमी है ना कौशिक जी। लोकल लोग थे, लोकल लोग थे वहां के, बनारस के लोग, आपको जानकारी नहीं है कुछ। मैं कहिएगा काउंट करके बता दूंगा। आपके द्वारा जुटाई गई वहां पर। अब अगर प्रधानमंत्री जी को जीत सुनिश्चित लग रही थी तो इतनी भीड़ इकट्ठा करने ये प्यार होता है, ये भीड़ की जरूरत नहीं होती। जनमानस देखा था कि नहीं देखा था, प्रियंका गांधी ने आपने देखी, आपके मैं नीतियों को बेनकाब बता दूंगा, क्योंकि आपने बहुत शानदार बात कही, इन्हें समझ में नहीं आएगी। देखिए क्या होता है कि आप इसमें भी राजनीति ढूंढते। ये बनारस के लोगों की मोहब्बत थी जो सड़कों पे दूसरे दिन, अच्छा देखिए वो चर्चा क्या कर रहे थे वहां बनारस से पूर्वांचल के कितने लोग भागना बंद हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत है आप चुप नहीं होते। आप ये समझ लीजिए कि वहां बुनकरों के लिए काम किया गया है। वहां पे जो गंगा है उसको इतना साफ कर दिया गया कि प्रियंका गांधी
मोदी जी ने जब शुरुआत करी अपने कैंपेन की तो उसी में आचमन किया, तो उसी में मोदी वो जी बैठ ने क्यों गई, नहीं पिया? वो नाव पे बैठ के आचमन करके शुरुआत, मोदी जी ने सारे नियम तोड़ दिए, धर्म के बारे में पता नहीं कितना जानते हैं, कितना नहीं आप जानते उसको हो। अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा, मत सूर्यास्त के करिए। समय में गंगा जी की आरती होती है, लेकिन उन्होंने रात को करवाई। ये वहाँ के पंडित महोदय जो वहाँ पे आरती कराते हैं, एक बार उनसे पूछ लेते, उन्होंने बता दिया था कि कई सारे ऐसे मौके आते हैं प्रियंका गांधी जी की आरती का समय थोड़ा, लेकिन वापस ट्रैक पर आते हैं। अब देखिए, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, ठीक है, ठीक है, कौशिक जी, जिलानी जी, कौशिक जी, जिलानी जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेन मुद्दा आज बंगाल का है कि बंगाल के अंदर इतना तशद्दुद क्यों बढ़ता चला जा रहा है। भाई ठीक है, आपका जो जमहूरियत है उसके अंदर आप जाइएगा, अपना वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन सीधे तौर पर सवाल उठना यह लाजमी है कि क्या सिर्फ दूसरे को डराकर धमकाकर आप वोट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हर फेज के अंदर यही चीज हो जा रही है। देखिए, ये वहां के आपने भी देखा है, वहां के लोगों को अब समझ में आ रही है, जिस तरह से डराया धमकाया गया, जिस तरह से आतंक का माहौल बंगाल में इस वक्त बनाया गया, सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग कर रही है मुख्यमंत्री, जिस तरीके से पुलिस वहां टीएमसी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप मीडिया के बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो एक एक चीज आजकल देखिए मीडिया आजकल बदमाशी किसकी थी। अरे आप कमाल करते हैं, आप ये देखिए, अगर आज इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर केस नहीं किया होता तो आप कहते कि इलेक्शन कमीशन तो हमारी गोद में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन एक एक करके कौशिक साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो आपने आज हमारे बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी था। हाँ, देखिए, वो इंसाफ के साथ काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का। यही सरकार की मंशा रही है हमेशा। ये नहीं, यही दुविधा वोटर के मन में भी रही है। ठीक है, कांग्रेस मेरे पास इलेक्शन लड़ रही है, टीएमसी के अगेंस्ट तो सपोर्ट भी कर रही है। चाहूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, का ये कुतर्क कर लें, 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से। ठीक है, अमित रैना जी, आपका लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। वेस्ट बंगाल को लेकर यही है कि हर बार जो प्रेसिडेंट सेट होता जा रहा है इलेक्शंस को लेकर, डेंजरस प्रेसिडेंट है, खतरनाक प्रेसिडेंट है। हर बार आपको शंका रहती है कि वोटिंग कितने बूथ कैप्चरिंग हुई, कितनी हिंसा हुई है। मुझे नहीं पता अगले असेंबली इलेक्शन में क्या गवर्नर रूल के अंडर होना चाहिए या सेंट्रल फोर्सेस के अंडर होना चाहिए, मगर इलेक्शन जितने भी बाकी बचे हैं वेस्ट बंगाल में या असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि लोगों का पूरा जनतंत्र में और डेमोक्रेसी में विश्वास बना रहे हैं। सीमा जी, आपकी लास्ट रिएक्शन। मेरा भी यही कहना है। आज इनफैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि बचे हुए जो फेजेस हैं वहां पे इलेक्शन पूरा का पूरा सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में कराया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा दबाव बना के रखा हुआ है, और अगर हिंसा की घटना इस तरीके से बढ़ती रही तो हो सकता है कि ममता बनर्जी को इसका ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़े, तो उनको भी थोड़ा सा इसको रिलुक करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को निश्चित तौर पर समझना चाहिएगा। कौशिक साहब, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद भाजपा के नेता कहते हैं कि उन्हें उत्तर भारत से नुकसान हो रहा है, जिसकी पूर्ति वो पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों से करेंगे। तो ये सीधा सा अर्थ है कि ये हर तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके वहां पर अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं, जिसमें ये लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ी भारी मजबूती मिल रही है और निश्चित तौर पर देश में अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ठीक है, हर किसी के अपने अपने दावे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत कम मेरे पास वक्त है। अनुराग वर्मा जी, क्योंकि आप रह गए हैं, आपसे बहुत कम अल्फाज में एक लास्ट रिएक्शन चाहूंगा बस। देखिए, मेरी सारे राजनीतिक दलों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लोकतंत्र को इस तरह से नीचे ना ले जाएं, इसकी गरिमा को इस तरह से नीचे ना गिराएं, अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए इस देश की जो बहुत ही अच्छी परंपरा रही है उसको ना कराएं, और अच्छे से चुनाव लड़ें, अपने मुद्दों पे लड़ें, अपने अच्छे काम को बताएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मेरे इस बात का कोई, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल कोई संज्ञान में लेंगे, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं। अनुराग जी, आप देखिए कि हम तो हमेशा विकास की बात करते हैं, हम बता रहे हैं। जिलानी साहब, आपका लास्ट रिएक्शन में इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि यह कहा गया है कि 23 मई टीएमसी गई। देखिए, इसलिए मैं अभी अनुराग जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोगों ने जो काम किए, जो 126 हमारी योजनाएं हैं, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो इस तरह की हरकतें बंगाल में हुई हैं, बंगाल में जिस तरह से आतंक का माहौल है, हम
बिल्कुल वहां पे शांति स्थापित करेंगे। हम वहां पे कोशिश करेंगे कि जब सरकार बदले तो जो एक्शन होता है सही मायनों में वो हो, जो हमने शुरुआत करी थी। आपने पिछले वक्त जब सीबीआई छापे पड़े थे उस वक्त देखा था कितना हंगामा और कितना बवाल मचाया गया था, लेकिन जो सच था वो सामने आया। किस तरीके से वहां के पुलिस कमिश्नर को फिर बाद में सारी चीजें उनको उसी तरीके से करनी पड़ी, सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि वहां का पूरा तंत्र इस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आप जब अटैक करने की कोशिश करेंगे, आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की हरकतें होंगी। लेकिन ये जनता बंगाल की देख रही है, बहुत अच्छी आवाम देख रही है, और मुझे लगता है कि आवाम फैसला करेगी और आवाम को ही फैसला करना है। तख्त ताज है वो बदलेगी। और 23 मई का हम बहुत कम वक्त रह गया, इंतजार कीजिए, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वहां की जीत का भी। और वहां से मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम मेहमान का हमसे जुड़ने के लिए और इस्लाम के मंच पर आने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर जिस तरीके से यहां पर लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं उसके अंदर अपनी बात को किस तरीके से रखा जाए और उसको रखने का अपना क्या तरीका होता है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जश्न होना चाहिए, जमहूरियत में जंग नहीं होनी चाहिए।